स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकिंग कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हाँ ठीक है, आपने जैसा कि पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिसिटी के ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ के अंदर आपको बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो करता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स के। ठीक है, क्या समझाया था आपको पिछले लेक्चर के अंदर कि पोटेंशियल डिफरेंस जो V होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा। इसी को हमने प्रोपोर्शनलिटी के रूप में लिख दिया था, जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हमने इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिया था, फॉर्मूला बना था हमारा V इज इक्वल टू आई आर। क्या फॉर्मूला बना था, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, R को हमने एक नाम दिया था जिस क्या था, रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और एलिमेंट विच ऑपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये कांस्टेंट को वेरीफाई किया गया, किस तरीके से इसकी वैल्यू ग्राफिकली कैलकुलेट करी गई, क्या क्या इन्होंने रूल किया। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि आपको बताया कि किसी भी तरीके से अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ओम्स ने कैसा सर्किट बनाया था, इसको चेक करने के लिए। देखिए आज का हमारा पहला टॉपिक है सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। क्या है फर्स्ट टॉपिक, सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ, सबसे पहले आपको इसके की कंपोनेंट्स याद रहने चाहिए, फिर उनका कनेक्शन हम देखेंगे कैसे करता है। की कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे पास, वायर, अमीटर, वोल्टमीटर, बल्ब, की एंड बैटरी। ये सारी चीजें हमको चाहिए कि किसके लिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, किसका, ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग बीच बीच में नोट करेंगे सर्किट के साथ, तो अच्छे से आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम क्या सेटअप है, हमने सीधा एक वायर से कनेक्शन दिया किसको, अमीटर को, फिर हमने एक बल्ब लगाया, बल्ब के पैरेलल में क्या लगाया, वोल्टमीटर लगाया, फिर हमने उसी को आगे कनेक्ट कर दिया किससे, की से और बैटरी से। तो ये एक सेटअप है किसके लिए, फॉर द सर्किट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसमें देखिए जो वोल्टमीटर है हमारा वो भैया हमेशा किसमें लगता है, पैरेलल में कनेक्ट। किसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल में। ठीक है, किसमें कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। अमीटर हमेशा हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज के अंदर। किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमीटर मेरा किसमें जुड़ता है, सीरीज में जुड़ता है, वोल्टमीटर किसमें जुड़ता है, पैरेलल में जुड़ता है। ये अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये सारा कनेक्शन किस मीडियम से होता है, वायर्स के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सेटअप हमने कैसे किया, जैसे ही मैं की को क्लोज पोजीशन में लाऊंगा, किसमें लाऊंगा, क्लोज्ड पोजीशन में लाऊंगा, यानी स्विच ऑन करूंगा। क्या करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, वैसे ही मेरा क्या होगा, करंट चलना शुरू होगा। करंट मैंने आपको कल ही बताया था कहां से कहां फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलेगा और कहां आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, चलिए तो मेरी ये बैटरी कनेक्टेड है जो कितने वोल्टेज की है, V वोल्ट की है, मैंने मान लिया। यहां से मेरा करंट जा रहा है, अमीटर क्या करेगा, अमीटर रीडिंग लेगा कि कितना करंट आपका वहां से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अमीटर क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ करंट बताएगा। उसके बाद मेरा वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ वोल्टेज, कि उसके अंदर वोल्टेज कितना है। ठीक है, चलिए फिर सिंपली जब ये करंट इधर से वापस से सर्किट लगातार चलता रहेगा तो हमें अलग अलग रीडिंग किसकी मिलती रहेगी, अमीटर और वोल्टमीटर की मिलती रहेगी। ठीक है, अब ये जो सर्किट डायग्राम है ये तो एक आइडियल डायग्राम है जिसके अंदर मैंने किसी तरह का भी कोई एडिशन नहीं किया। यहाँ पे मैं एक ही रीडिंग देख पाऊंगा, क्या देख पाऊंगा, सिर्फ एक रीडिंग देख पाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ सेटअप कर देता हूँ जिसकी वजह से मैं क्या करूँ, बार बार रेजिस्टेंस को चेंज कर पाऊँ, क्या कर पाऊँ, रेजिस्टेंस को चेंज कर पाऊँ, तो मैं अलग अलग रीडिंग भी निकाल सकता हूँ, वोल्टेज की और करंट की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए मैंने कल आपको एक डिवाइस बताया था जिसका नाम था रियोस्टेट। क्या नाम था, रियोस्टेट, जिसको कहते हैं वेरिएबल
रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर मैं अपना यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, सपोज करिए मैं यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ, तो किस तरीके से होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इस तरीके का एक एरो के माध्यम से उसको दिखा देते। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, अब जैसे जैसे मैं इसको वैल्यू को वेरी करूंगा, मान लो 1 ओम करता हूँ, 2 ओम करता हूँ, 3 ओम करता हूँ, उसी प्रकार से मेरा करंट और वोल्टमीटर क्या करेंगे, अपनी रीडिंग्स को फ्लक्चुएट करेंगे या चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी रीडिंग आ जाए, कैसी भी वैल्यू आ जाए, जितना मेरा वोल्टेज इंक्रीज होगा या वोल्टेज डिक्रीज होगा, सेम अमाउंट ऑफ या सेम रेशियो के अंदर मेरा करंट भी क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई जब आप लोग एक ग्राफ तैयार करते हो किस किस के बीच का, वोल्टेज एंड करंट के बीच का, यानी वोल्टेज और करंट का जब आप ग्राफ तैयार करते हो, तो नेक्स्ट आपको अमीटर का सर्किट डायग्राम समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी चलिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया पॉज करके कर लेना। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा इसके बाद, वो है VI कर्व फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए वोल्टेज इज टू करंट का ग्राफ, ठीक है। वोल्टेज इज टू करंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। अब कभी भी कोई चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दूसरी के, तो उसका जो कर्व होता है हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। जो ये स्ट्रेट लाइन है वो शो ही क्या करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी। क्या शो करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी। तो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, दैट्स व्हाई मेरा कर्व कैसा आया है, स्ट्रेट लाइन आया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओम्स लॉ का कर्व हमेशा कैसा होता है, V और I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलिए यहां तक आप नोट करके दे देंगे, यहाँ पे आपका ओम्स लॉ टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन आपको मिलता है डिफाइन ओम्स लॉ, ठीक है, तो वहां पे आपको उसका स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, उसका सर्किट डायग्राम बताना पड़ेगा और उसका कर्व आपको शो करना पड़ेगा, देन आपका ओम्स लॉ टॉपिक जो है वो वहां पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार इस सबको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, वो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं अगर नोट किया है तो आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। चलिए रब कर देता हूं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट और मटेरियल डिपेंड्स। कौन कौन के फैक्टर्स के ऊपर ए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एक मान लीजिए एक वायर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, सिंपल सा एक वायर लेता हूँ। इस वायर का जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लेता हूँ कितना है, कैपिटल A है। उसके बाद मैं कहता हूँ मेरी जो इस वायर की लेंथ है वो कितनी है, L से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और इस वायर का कुछ मान लीजिए कुछ मेरे पास एलिमेंट भी होगा, मटेरियल की प्रॉपर्टीज होंगी बहुत सारी। तो मेनली मेरे पास दो चीजें हैं, एरिया और लेंथ के बारे में जनरली हम सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है मेनली दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखिएगा फैक्टर नंबर 1, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए रेजिस्टेंस। फैक्टर नंबर 1 क्या है मेरा,
R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ ए रेजिस्टेंस। किसी भी रेजिस्टेंस की किसी भी मटेरियल की लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट नंबर याद रहेगा। सेकंड नंबर मुझे याद रखना है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस। किसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल, या जो भी वायर आप लोग लेते हैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है। चलिए, तो इसको अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करता हूं, क्या करता हूं? कंबाइन करता हूं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखिएगा, R प्रोपोर्शनलिटी साइन L अपॉन A क्या बना? R प्रोपोर्शनलिटी साइन L अपॉन A। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी आ जाता है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा ना, इसको रिमूव करना पड़ेगा मेरे को यहाँ से। ठीक है, तो इसको जब रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा मेरे पास, R इज इक्वल टू इस तरीके का एक रो कांस्टेंट आता है, उसके बाद कहते हैं L अपॉन E। ठीक है, जहां पे कौन सी चीज क्या है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। L क्या है? लेंथ ऑफ मटेरियल या कंडक्टर जो भी आपने लिया है। A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, और हमारा रो क्या है वहां पे? रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो रेजिस्टेंस का रिलेशन दिखाता है लेंथ और एरिया के साथ। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी, या तो आप लोग रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। अगर रेजिस्टिविटी के साथ साथ इसका एक दूसरा नाम भी होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, ये नाम है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मटेरियल L पता चल गया, A क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शन एरिया, रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहीं से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया है, वो क्या है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। R इज इक्वल टू क्या है? रो L अपॉन A, जहां पे चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज क्या है। L क्या है? लेंथ ऑफ द मटेरियल। A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। रो क्या है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सिंपली तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। ओके, चलिए नोट डाउन करिए, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग क्या लगेगी? रेजिस्टिविटी। आप लोगों को अगर कोई डाउट आता है डेरिवेशन के अंदर या बीच में कहीं पे भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपका जो यकीन का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिए रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा रेजिस्टिविटी। ओके, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या तो रेजिस्टिविटी बोल सकते हो या फिर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हो। इसके बारे में कुछ चीजें याद होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। देखिए,
कुछ पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक कांस्टेंट से जिसको कहते हैं रो, RHO। क्या कहते हैं? RHO, रो। वो ये रेजिस्टिविटी का सिंबल है। ये क्या है? सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है ये? सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी। पहला पॉइंट याद रह जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट, रेजिस्टिविटी जो होती है उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिएगा। R इज इक्वल टू कितना था भैया? रो L अपॉन ए। R इज इक्वल टू क्या था? रो L अपॉन ए। तो यहां से अगर मैं रो को एक साइड रखता हूं तो क्या होगा? R इंटू ए अपॉन एल। ये मेरा फॉर्मूला बनेगा, R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनता है किसके लिए? एक पर्टिकुलर कंडक्टर या मटेरियल के लिए। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसी के बेसिस पे हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं किसकी? रेजिस्टिविटी की। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन बताइएगा रेजिस्टिविटी की। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं रेजिस्टिविटी कैसे बनेगी। देखिए, रेजिस्टिविटी क्या होता है? रो जो रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ एन मटेरियल with unit cross sectional area and unit length। रेजिस्टिविटी क्या है? एक ऐसे मटेरियल की रेजिस्टेंस है जिसका एरिया भी यूनिट है, मतलब 1 है, और लेंथ भी क्या है? 1, मतलब 1/1 का हमारे पास कोई मटेरियल है जिसका जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा? उसका रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, ये सिंपली आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी रो समझना है, कैसे आप लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, आराम से आप लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। और कैसे निकाली हमने डेफिनेशन? इसके फॉर्मूले के जरिए ही आप इसकी डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है रेजिस्टिविटी के बारे में। पॉइंट नंबर 3, हमने इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को पता है जितने भी कैलकुलेशंस हम करते हैं या अभी जो भी आप लोग पढ़ रहे हो वो सारे के सारे लॉज कैसे हैं? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकाले गए। कैसे निकाले गए? एक कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हमारा जो है अगर वेरी करता है तो उसके साथ हमारे सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं। रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, हमारा बॉडी का एरिया, लेंथ वगैरह सब चीजें इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा हर एक डेफिनेशन में यूनिट लेंथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट क्या? टेम्परेचर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 जो आपको याद रखना है इसके अंदर क्या है कि सारी कैलकुलेशन कहां होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। लेकिन रेजिस्टिविटी के केस में एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो अगर आप लोग उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या थी? हमारी रेजिस्टेंस थी एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ की। ठीक है, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी जो होती है वो सेम रहती है एक पर्टिकुलर मटेरियल की। ठीक है, मान लीजिए हम लोग बात करते हैं किसकी? आयरन की बात करते हैं, तो आयरन की जितनी रेजिस्टिविटी आपको अपने रूम में मिलेगी एक कांस्टेंट रूम टेम्परेचर के ऊपर, वही रेजिस्टिविटी आप आयरन का कोई भी पीस ले लीजिए, सेम हर जगह आपको वही मिलेगी, सेम। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल के, मटेरियल मेरा किस प्रकार का है। ठीक है, तो अगर आपको रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का पता चल जाए, मटेरियल के बारे में पता चल जाए, तो आप आराम से बता सकते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी और क्या होगी। ठीक है, चलिए आप लोग इसको एक बार नोट करिए, फिर हम लोग आगे क्लासिफिकेशन करते हैं मटेरियल्स का। किसके बेसिस के ऊपर? रेजिस्टेंस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या रेजिस्टिविटी, जिसके बेसिस पे भी आप करना चाहें। दो क्लासिफिकेशन है, अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए।
चलिए आप वो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग पहले इसकी एसआई यूनिट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं किस प्रकार से है। चलिए पहले हम लोग इसकी एसआई यूनिट डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट भी पता होनी चाहिए ना रेजिस्टिविटी की, जैसे हमने वो वोल्टेज की निकाली थी, रेजिस्टेंस की निकाली थी, उसी तरह से इसकी भी एसआई यूनिट है। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले की मदद से। हमेशा एसआई यूनिट में याद रखना है आपको, फॉर्मूले की मदद से ही उसको लर्न करना है ताकि आपके फ्यूचर में वो अच्छे से याद रह जाए। तो देखिए रो का फॉर्मूला क्या था, आर एल अपॉन ए। क्या फॉर्मूला था, आर एल अपॉन ए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे डिराइव करते हैं। क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। देखिए आर एल अपॉन ए फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए फॉर्मूला कैसे आएगा। आर की यूनिट क्या होती है ओम, एल की यूनिट क्या है मीटर, एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, यूनिट क्या आएगी ओम पर मीटर। यूनिट क्या आएगी ओम पर मीटर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम पर मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है ओम पर मीटर। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे करते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या रेजिस्टेंस के बेसिस पे या रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम लोग कैसे बांटेंगे मटेरियल्स को। देखिएगा मटेरियल्स जो हमारे पास हैं या मेटल नॉन मेटल, जैसा भी आप उनको अब तक क्लासिफिकेशन में पढ़ते आए हो, वो है हमारे पास दो बेसिक है जो हमको ध्यान रखने। आगे का और क्लासिफिकेशन आप क्लास 11-12 में पढ़ेंगे। पहला क्लासिफिकेशन होता है आर ऑफ कंडक्टर, या तो मटेरियल कैसा होगा कंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा। कैसा होगा इंसुलेटर। एक थर्ड क्लासिफिकेशन भी है हमारे पास, तो वो अभी आपके लिए आएगा, मेरा नोन है सेमीकंडक्टर्स। क्या कहते हैं उनको सेमीकंडक्टर, जो कुछ टेम्परेचर राइज होने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे दो के बारे में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बारे में। देखिए क्या क्या है टॉपिक। देखिए कंडक्टर में ऑब्वियसली क्या होगा, मटेरियल्स विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट। वो मटेरियल्स जो क्या अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को अलाउ करते हैं, वो क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर में देखिए विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट, जिसके अंदर फ्लो ऑफ करंट जो है वो अलाउ नहीं होता। ठीक है, अब अगर अपन बात करें रेजिस्टेंस की, किसकी बात करें रेजिस्टेंस की बात करें, तो आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है। लेकिन कंडक्टर तो क्या कर रहा है भैया, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दे रहा है ना, तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा लो होगा। क्या होगा लो होगा, बहुत कम भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, उस तरीके का अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर। लेकिन जब आप इंसुलेटर की बात करते हो, वो तो बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं करता कि उसके अंदर से करंट क्या कर सके, फ्लो कर सके। इसीलिए इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है इन्फिनिटिव। कितना होता है इन्फिनिटिव, मतलब उसके अंदर से आप लोग करंट को फ्लो करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है या नामुमकिन के बराबर होता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो वर्कर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम करते हैं, वो क्या करते हैं रबड़ की ग्लव्स पहनते हैं। रबड़ की ग्लव्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या क्या है, कंडक्टर के एग्जांपल ऑब्वियसली आप सबको पता होंगे, आयरन या हमारे जो मेटल्स हैं। ठीक है, और इंसुलेटर के एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस किया था, एक रबर। ठीक है, और रबर के साथ आपको जो भी पता होगा कौन से नॉन मेटल्स ज्यादातर इंसुलेटर्स होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए मेटल्स नॉन मेटल्स जो है उसके बारे में। ओके, चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए, दो क्लासिफिकेशन है मेरे पास कंडक्टर और इंसुलेटर के हिसाब से। तो आप लोगों को इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किसका रेजिस्टेंस हाई होता है किसका लो होता है, ये जानना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में और पैरेलल के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए और घर पे सेफ रहिए। ओके, थैंक यू।